वकील भी जानते हैं, थाने में थानेदार भी जानते हैं, न्यायालय में बैठे हुए जज भी जानते हैं। कीमती बर्तन देखो इतने कीमती थे कि बस उनकी जो कीमत थी वो लाखों में थी। एक कटोरी का से 1% भी लेना देना नहीं होता, 1% भी लेना देना। एफआईआर में ऐसे लिखा जाता है कि सिर्फ महिला सही है, बाकी सब गलत है। की मानसिकता क्या है? निकित मेरी पत्नी 4-4 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। हमारे पास में अतुल सुभाष की एफआईआर आ चुकी है। एफआईआर में क्या लिखा है इस पर बात करेंगे। इसमें जो लिखा जाता है वो सच होता है या मनगढ़ंत सारी कहानी होती है। और तीसरी बात करेंगे, कानून व्यवस्था इस चीज को जानती है या नहीं जानती है। पेज है उसमें 24/4/2022 को एफआईआर हुई है और 6 धाराओं के तहत इस एफआईआर को किया गया है। 498A, 323, 504, 506 परिवार के 4 लोगों का नाम है। पहला है अतुल सुभाष मोदी, दूसरा उसकी सास संजू देवी, तीसरा उसके पिता पवन मोदी और चौथा उसका देवर विकास मोदी। सुभाष मोदी की जो उम्र लिखी गई है इसमें 27 साल है, माता पिता की 50-52 साल है और विकास मोदी की 22 साल है। इनका जो रहने का जो पता है बैनी पूसा रोड, सुमन श्रृंगार स्टोर, पीएनबी बैंक के नीचे, समस्तीपुर बिहार, भारत। एफआईआर में क्या लिखा है अब मैं आपको ये बताता हूँ। और आप लोगों को एक बात सोचने वाली बात है कि एफआईआर में जो लिखा जाता है वो सच होता है या मनगढ़ंत होता है। अच्छा, ये चीज़ें वकील भी जानते हैं, ये चीज़ें थाने में थानेदार भी जानते हैं और ये चीज़ें न्यायालय में बैठे हुए जज भी जानते हैं। दिनांक 26/4/2019 को सुभाष मोदी के साथ में इनकी शादी हुई थी। शादी के समय इनको कुछ उपहार के रूप में दिया था, लेकिन ये उपहार के रूप में सिर्फ एफआईआर में लिखा जाता है, वो होता दहेज है। शादी के समय लड़की कहती है शादी के समय माता पिता ने इनके लिए 10 लाख रुपए के सोने व चांदी के जेवरात दिए थे। 10 लाख रुपए के 5 लाख रुपए नगद दिए थे। कीमती बर्तन देखो, शब्द देखो कितना अच्छा यूज करा, कीमती बर्तन। जैसे कि वो इतने कीमती थे कि बस उनकी जो कीमत थी वो लाखों में थी। एक कटोरी, एक चम्मच वो लाखों में थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ऐसे शब्दों का प्रयोग करा जाता है एफआईआर में जिन शब्दों का हकीकत से 1% भी लेना देना नहीं होता, 1% भी लेना देना होता हो। कपड़े के आधुनिक सामान उपहार स्वरूप दिए थे। इसमें अगले पंक्ति में एक बात लिखी गई है जो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, लेकिन जो आज का समय है ना उस हिसाब से वो बात बिल्कुल गलत है। अगली पंक्ति में लिखी है, शादी के बाद विदा होकर प्रार्थनी अपने ससुराल गई व अपने स्त्री धर्म का पालन करने लगी। प्रार्थनी ने 4 लोगों का नाम लिया है इसमें, एक अपना पति और 3 परिवार के लोग। और इसमें क्या लिखा गया है, प्रार्थनी के ससुराल में पति अतुल मोदी, सास संजू देवी और ससुर पवन मोदी और देवर विकास मोदी मिले हुए सामान से संतुष्ट नहीं थे। एक बात सोचो, अगर भाई को कोई चीज़ मिली है तो दूसरे भाई को क्या मतलब है उस चीज़ से। आज की डेट ये है। एफआईआर में ऐसे लिखा जाता है कि सिर्फ महिला सही है, बाकी सब गलत है। अब इसमें अगली पंक्ति में लिखा हुआ है, सभी ससुराली जन शादी के बाद 10 लाख रुपए की अतिरिक्त डिमांड करने लगे, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने लगे। लड़की लिखती है, मेरा पति बराबर शराब पीकर मेरे साथ मारपीट जैसी दुर्घटना कारित करता था। ये बात एकदम समझ सकते हैं कि हो सकता है वो शराब पीता हो सकता है वो मारपीट करता हो। ऐसा अगर पति करता था तो सिर्फ उसका नाम लिखना था। ये 4 लोगों को, पूरे परिवार को उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। मैं इसी केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर केस की बात कर रहा हूँ। पूरे ससुराली पक्ष को लपेट लेती हैं उसमें, जो कि गलत है। अच्छा, इस बात की जानकारी न्यायालय में भी होती है
इस बात की जानकारी थाने में भी होती है कि एक पति गलत हो सकता है, बाकी सब लोग गलत नहीं हो जाएंगे। हमारी भारत सरकार ने, हमारी कानून व्यवस्था ने एक ऐसा राइट दे रखा है कि वो जो कहेंगी वो सच होगा, बाकी सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन वो जो कहेंगी एकदम सच होगा। अगली पंक्ति में बताता हूँ मैं आपके लिए, उसमें क्या लिख रहा है, वो बात आपको समझने योग्य है। मेरा पति पत्नी के संबंध को हैवानियत जैसा स्वभाव रखने लगा। इसका मतलब ये है कि देखो, हर आदमी ऐसा नहीं होता है, हो सकता है सुभाष मोदी ऐसा हो, लेकिन जिस हिसाब से उस व्यक्ति ने वीडियो में अपनी बात, अपना पक्ष रखा है, छोटी सी क्लिप डालूंगा, आप उसमें सुनना लड़की की मानसिकता क्या है। निकिता, मेरी पत्नी 4-4, 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में। उसे चाटना होता था वो, तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल-मूत्र के द्वार को चाटूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सिंघानिया के पिताजी की जो मृत्यु हुई थी वो 17/8/2019 को हुई थी। जो भी इस केस को देख रहे होंगे वकील साहब, उनका मानना ये था कि हम जो लिखेंगे वही सच होगा, और ऐसा होता भी है। बहुत सारे केसों में लड़के इतना बुरी तरह से फंस जाते हैं, चाहे वो सही हैं और चाहे वो गलत हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे हिंदुस्तान में आदमियों के लिए कानून अलग है और औरतों के लिए कानून अलग है। औरतों के लिए इतनी सहूलियत दी जाती है जैसे कि वो ही सिर्फ सही हो सकती हैं, बाकी आदमी सब गलत हो सकते हैं। निकिता सिंघानिया के पिता की मृत्यु हुई थी 17/8/2019 को, तो वकील साहब ने अपना दिमाग लगाकर उनकी मृत्यु का कारण भी उनके परिवार को बना दिया। कैसे बना दिया, इसमें अगली लाइन में बताता हूँ। 17 तारीख को ख़त्म हुए थे उनके पिताजी। 16/8/2019 को मेरे ससुर व सास मेरे मायका रोहट्टा आए और 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। मेरे माता पिता से ये बात सहन नहीं हुई, तो मेरी माताजी की तबीयत ख़राब हो गई और मेरे पिता को हार्ट अटैक आ गया। इसमें ये लिखा गया है इनडायरेक्ट तरीके से कि पैसे मांगने की वजह से मेरे पिता को हृदयाघात आ गया। लेकिन अगर आप रिपोर्ट की मानेंगे, कुछ रिपोर्टों में छपा हुआ है कि उनके पिता की तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि पिछले 3-4 साल से वो दवा ले रहे थे, और ये बात का जिक्र सुभाष मोदी ने अपने वीडियो में कहा भी है। निकिता सिंघानिया एक बात कहती हैं, इसी एफआईआर में लिखी हुई है, 17/5/2021 को समय करीब 9 बजे सुबह मेरी माँ के सामने लात मुक्के से मुझे मारा पीटा गया। निकिता सिंघानिया एक ऐसी व्यक्ति का उदाहरण यहाँ पर दे रही हैं जो अपनी लड़की के पक्ष में ही बोलेगा। उन्होंने कहा कि मेरी माँ के सामने कोई भी माँ अपनी लड़की के पक्ष में बोलेगी या लड़के के पक्ष में बोलेगी, अपने दामाद के पक्ष में तो बोलेगी नहीं, अपनी लड़की के पक्ष में बोलेगी। तो उन्होंने इसमें ये लिखा है कि मेरी माँ के सामने। यदि मान लो जज साहब ये बात पूछने भी लग जाएंगे उनसे कि ऐसा हुआ था, तो आपको क्या लगता है वो मना करेंगी? कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। जज साहब को भी मालूम है ये बात झूठी है, लेकिन जज साहब एफआईआर के हिसाब से चलेंगे। अब मैं अगली लाइन पे आता हूँ। निकिता सिंघानिया कहती हैं, मेरे सारे जेवरात, कपड़े, एफडी व जरूरी कागजात, समस्त स्त्री धन छीनकर और घर से मुझे बाहर निकाल दिया। सब लोग जानते हैं, थाने से लेके और न्यायालय तक, लेकिन इन चीज़ों को लड़के के विरुद्ध ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ये बात झूठी भी हो सकती है। अगर जज साहब से कहा जाए कि ये बात झूठ है, इसमें गलत लिखा हुआ है, तो उसको प्रूव करते रहो। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, इन तारीखों में ही आदमी का जीवन निकल जाएगा। हर एक बात न्यायालय सच कैसे मान लेता है? न्यायालय को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए। इसमें एक जगह लिखा हुआ है, मेरा समस्त स्त्री धन जेवरात देने से मना कर दिया, और ऊपर लिखा हुआ है कि छीन लिया। देखो, देने से मना करना और छीनना, ये ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये छोटे छोटे शब्दों पे जब किसी को किसी केस में अगर फंसाना है, तो एक छोटे से शब्द के पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ। एक जगह लिख रहे हैं कि छीन लिया,
और एक जगह कह दिया, मना कर दिया। मना करना तो एक प्रेम से भी मना कर सकता आदमी, और छीनना एक तरह से आदमी को परेशान करके छीनना होता है। इन चीज़ों पर जज साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जज साहब को पैसे चाहिए थे। साफ साफ शब्दों में कहा है। एक जगह मीटिंग हुई थी जहाँ पर ये सब लोग गए थे, वहाँ पर इनकी पत्नी पहले से ही बैठी थी। जज साहब ने कहा कि निकिता सिंघानिया से आप बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। तो जज साहब ने अतुल सुभाष मोदी से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, मैं आपका केस सॉल्व कर दूंगी, अन्यथा आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो जज साहब को भी पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने इन चीज़ों के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया, उनके पक्ष में ही काम किया। कानून व्यवस्था औरतों के लिए अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ये भी सोचनी चाहिए हमारी कानून व्यवस्था को कि जो व्यक्ति हैं, आदमी हैं, उनके लिए भी उस हिसाब के कानून होने चाहिए, उस हिसाब की दया होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी सुविधाएं औरतों को दे रखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आदमियों को वो सुविधाएं न दी जाएं। ये सारी बातें हुई। अब मैं कुछ बातें कानून व्यवस्था पे कहना चाहूँगा। इतने सारे केस लंबित क्यों हैं? आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जब कोई जुर्माना किसी पर लगाया जाता है तो उस जुर्माने का एक टाइम होता है कि इतने टाइम तक तुम्हें वो जुर्माना देना है। अच्छी बात है, एक समय सीमा हर चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन एक बात ये भी सोचनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति कानून की तरफ से प्रताड़ित होता है, उस व्यक्ति का हर्जाना जुर्माना कौन भरेगा? आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी, थाने में, न्यायालय में, चौराहे पर इतनी ज़्यादा रिश्वत ली जाती है, इतनी ज़्यादा रिश्वत ली जाती है। और ये बात जानकारी कानून में भी होती है, लेकिन कानून के जो बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, उन लोगों के पास में पैसा पहुंचता है। ये वो भी जानते हैं, ये सरकार भी जानती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य की सरकार नहीं जानती ये चीज़, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उसका एक रीज़न ये है कि उनको अपनी सरकार चलानी है। आम आदमी मरता रहता है। आपने जनता के लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे, हर एक कदम आदमी उठाएगा उस कदम पे एक कानून बना हुआ है। नेताओं के लिए एक भी कानून नहीं बनाया अभी तक गवर्नमेंट ने। कानून क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर नेताओं के लिए कानून बनेगा तो फिर नेता ख़त्म हो जाएंगे। जो राजनीतियों पे बैठे हैं वो अपने खिलाफ कानून क्यों बनाएंगे? आम आदमी के लिए कानून बना देंगे कि रेड लाइट हो गई तो आगे नहीं आना, वहीं पे अगर नेताजी आएंगे तो वो रेड लाइट देखेंगे नहीं। आपको इंटर करनी है, आपको बीए करनी है, आपको बीकॉम करनी है, आपको ये करना है, आपको एंट्रेंस देना है, उसके बाद में आपका एडमिशन होगा। लेकिन अगर नेतागिरी करनी है तो आप बिल्कुल अंगूठा टेक हो, नेतागिरी कर सकते हो। इन चीज़ों को हमारी भारत सरकार को देखना चाहिए, कायदा यही है। अब मैं अपनी बात ये कहते हुए ख़त्म करूँगा, जान लेना एक सही तरीका नहीं है। हमारा जस्टिस सिस्टम क्या कहता है? अभी तक सिर्फ 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अतुल सुभाष मोदी ने जज साहब के बारे में भी कहा था, पेशकार है उसके बारे में भी कहा था। अब बात समझने वाली ये होगी कि आगे क्या होता है।